मेरी कोशिश होगी मैं सारी बातें बताऊं, लेकिन खास तौर पे कोई ऐसी बात मिस नहीं करूंगा जो आपके पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट हो। हाँ, कुछ ऐसी बातें मैंने स्किप करनी है जो कि मुझे अंदाजा है कि एग्जामिनेबल नहीं है। सर जी, टैक्स क्या होता है? वो पुरानी बातें जब आप बिल्कुल नए नए आए थे और तैयार किया होता कि देखना इस बार मैं बड़ा अच्छा पढ़ूंगा, सब झूठ और बकवास है। सॉरी जी। अब पता नहीं इस खांसने के ऊपर वो इंटरप्रिटेशन क्या आ रही है उर्दू की, क्योंकि इन्होंने जो सॉफ्टवेयर लगाया वह टेलीकास्ट करने के लिए उस पर पानी गर्म जब चाहिए होगा ले आए। अच्छा, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान में टैक्सेशन इट इज द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए गवर्नमेंट पैसे कलेक्ट करती है अवाम से एक लॉ मेकिंग बॉडी के जरिए। जो गवर्नमेंट पैसे इकट्ठे करती है ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, ताकि वो पैसे गवर्नमेंट इकट्ठे करे और फिर गवर्नमेंट खर्च करे पब्लिक के लिए, अवाम के लिए। तो भाई गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर करने के लिए जो गवर्नमेंट पैसे इकट्ठे करती है और उसको वो टैक्स होता है, या इसको ऐसे कहूं कि टैक्स वो कंट्रीब्यूशन है जो अवाम करती है गवर्नमेंट को, ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। सर, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन में टैक्सेस आर प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल ऑफ द गवर्नमेंट। The government levies taxes in order to achieve following objectives. टैक्स जो होते हैं ये प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल ऑफ द गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट लागू करते हैं टैक्सेस को इन ऑर्डर टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। सर, जी टैक्स लागू करने का सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव तो होता है रेवेन्यू। इसके अलावा कुछ और ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज के लिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए। मैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी कहता हूं अपनी बात मनवाने के लिए और अमीर आदमी से पैसे वसूल करके गरीब आदमी पर खर्च करना, ये दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पैसा कलेक्ट करना, अपनी बात मनवाना। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट ना करें, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? लग्जरी गाड़ी पे टैक्स बढ़ा देगी। अब ये जो टैक्स बढ़ाया है ये इसलिए बढ़ाया ताकि लोग गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट ना करें, यानी अपनी बात को मनवाने के लिए टैक्स को टूल के तौर पे इस्तेमाल करना है। अमीर आदमी पे टैक्स लगाना, गरीब आदमी पे खर्च करना। जिसकी इनकम ज्यादा है, जो लग्जरी गाड़ी खरीद रहा है, उस पर टैक्स लगाएं और उस टैक्स के पैसे से ऑरेंज ट्रेन बनाएं। अमीर आदमी से टैक्स लगाना, गरीब पर खर्च करना, ये मकासद हैं टैक्स को लागू करने के। सर जी, टैक्स को लागू करने के नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। सर, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहला। दूसरा, कमजोर एंटरप्राइजेस को टैक्स की माफी दे देना, टैक्स कम कर देना, ये दूसरा, ताकि मुल्क बेहतरी की तरफ आए और वो ऑर्गेनाइजेशन जो बंद हो रही हैं या वो खराबी की तरफ जा रही हैं या उन्हें नुकसान हो रहा है, उन्हें हुकूमत उनका हुकूमत साथ दे उनका। जी, to protect local industries against foreign competition by increasing the local import tax. लोकल इंपोर्ट टैक्सेस को प्रोटेक्ट करना, सॉरी, लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना।
सर जी अगर आप पाकिस्तान में एक इदारा जो है वो एक प्रोडक्ट बना रहा है, अगर वही प्रोडक्ट बाहर से सस्ती इंपोर्ट हो रही है तो आपकी लोकल इंडस्ट्री उससे नुकसान होता है उन्हें। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो इंपोर्ट है उस पर टैक्सेस बढ़ा देते हैं। पाकिस्तानी गाड़ी की जो इंडस्ट्री है उसको बचाने के लिए जो इंपोर्ट कर रहे हैं गाड़ी उस पर टैक्सेस क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है ताकि अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जाए। जाहिर बात है लोकल इंडस्ट्री में बड़े लोगों को मुलाजमतें मिली होती हैं और मुल्क में उसकी एक अहमियत होती है। सर दूसरे मुल्कों के साथ जो बारगेन हो रही होती है, जो नेगोशिएशन हो रही होती है, उसमें टैक्स को एज ए टूल के तौर पे इस्तेमाल करना कि टैक्स माफ कर देना ताकि वो बिड विन कर जाएं, ताकि वो ऑर्डर हासिल कर लें। इन्फ्लेशन के इफेक्ट को काउंटर करना। सर एक चीज 100 रुपए की थी उस पर 18 रुपए टैक्स लगता था, लो जी महंगाई हो गई, चीज 100 से बढ़ के कितने की हो गई, 110 की हो गई, और टैक्स कितने का लग गया इस पर 19.8 का, तो इसकी कीमत बनती थी 129.8। अब गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया और जितने से कीमत बढ़ी है उतने से टैक्स कम कर दिया ताकि कीमत क्या रहे आवाम के लिए। यार मेरी बात समझ आ रही है? ये वाली बात 118 कीमत 118 रही, क्या ये चीज क्लियर आ रही है भाई डिस्प्ले में? ये वाली बात। लो सर जी, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। अगली बात करेंगे इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। मैं माजरत चाहता हूं, इतना का आप भी बर्दाश्त कर लें, जो मुझ पे बीत रही वो तो बात की बात है। टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अमीर आदमी वो कहता है वेल्थ दौलत की तकसीम में इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना। सर अमीर आदमी से ज्यादा टैक्स वसूल करना ताकि एक पास पेपर का सवाल है, वो कहता है लग्जरी प्रोडक्ट पर ज्यादा टैक्स लगाना। इसका क्या मकसद होता है? यार लग्जरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है अमीर आदमी पे ज्यादा टैक्स लगाना ताकि उससे टैक्स वसूल करके खर्च करे गरीब आदमी पर। दिस इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, बात एक ही है। जी जहां पर आप प्रमोट करना चाह रहे हैं किसी भी सेक्टर को, किसी भी एरिया को, वहां पर टैक्स को कम कर देना। या अब ये वाली लाइन ध्यान से समझना, मैं उन बच्चों से मुखातिब हूं जिन लोगों ने एक बार टैक्स पढ़ा हुआ है। सर वो वाला एक्सपेंस अलाउड एज डिडक्शन हो जाना, उस एक्सपेंस को टैक्स वाले इनकम में से माइनस करने की इजाजत देते हैं। सर आपने पढ़ा हुआ क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस लेस करने की इजाजत होती है? यस और नो? ये जब मैंने पहली बार पढ़ाया था तो इस एंगल से नहीं पढ़ाया था। क्यों? उस वक्त आपको ये नहीं पता था। साइंस और इन्वेंशन या वेलफेयर का खर्चा या एफिशिएंसी ऑफ लोकल फोर्सेस को इंप्रूव करने के लिए जो खर्चा किया जाए वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत होती है, यानी अलाउड एज डिडक्शन होता है वो वाला खर्चा। टू इम्प्लीमेंट लॉज, ऐसे लॉज बनाना जिससे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट लगाना। सर जी यही एग्जांपल ले लीजिए, लाहौर में कीमत है 100 रुपए और टैक्स है 18 रुपए, मुल्तान में कीमत है 110 रुपए और टैक्स है 19.8। लाहौर के लोगों को वो चीज 118 की मिल रही है, मुल्तान के लोगों को वो चीज 129 रुपए की मिल रही है। ये है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यहां पर टैक्स का रोल ऐसे प्ले करते हैं कि मुल्तान के लोगों के लिए टैक्स कम कर दिया जाए ताकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए। सर ये है टू एलिमिनेट का क्या मतलब है? खत्म कर देना, निकाल देना, एलिमिनेट कर दें डिस्क्रिमिनेशन अमंग वेरियस एलिमेंट्स इन द मार्केट। सर अनडिजायरेबल सेक्टर, सिगरेट, गुटखा, पान, इन चीजों पर ज्यादा टैक्स लगाना क्योंकि ये क्या है? अनडिजायरेबल सेक्टर। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी,
सर गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है वो बैंकिंग चैनल के जरिए हो। अगर कोई बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांजैक्शन नहीं करता तो फिर वो कहते हैं जी अगर आप बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तो जो पैसे आप वसूल करेंगे उससे आपकी इनकम ट्रीट किया जाएगा और उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। सर ये होता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। मकसद इस कानून बनाने का ये है कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाए, ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के जरिए रूट हो, और जो ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के जरिए रूट नहीं होगी, आप पैसे वसूल करेंगे, आपने लोन के जरिए भी पैसे वसूल किए लेकिन आपने बैंक में वसूल नहीं किए, तो उससे क्या समझा जाएगा, आपकी इनकम समझा जाएगा और उस पर टैक्स लगा देंगे। टैक्सेस एज ए मीन फॉर डेवलपमेंट। अच्छा जी, taxes can be used in different ways for development of the country. Some examples are as under. सर जी इकोनॉमिक जोन और फ्री जोन बना दिया जाता है गवर्नमेंट की जानिब से, और बिजनेसमैन को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि वो इन जगहों पर नई इंडस्ट्री बनाएं। बिजनेसमैन को टैक्स का फायदा हो जाता है, उसको लालच देते हैं कि तुम पे टैक्स का फायदा हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे क्या होता है, ओवरऑल प्रोस्पेरिटी आ जाती है अंडर डेवलप्ड एरिया में। ओवरऑल प्रोस्पेरिटी आ जाती है अंडर डेवलप्ड एरिया में। बिजनेसमैन को क्या फायदा होता है, उसका टैक्स बच जाता है, उसको इंसेंटिव दे दिया जाता है। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे डेवलपमेंट होती है मुल्क में। अमीर आदमी से ज्यादा टैक्स इकट्ठा करके गरीब पर खर्च करना, इससे भी डेवलपमेंट होती है। हाई कस्टम ड्यूटी ऑन लग्जरी आइटम, लग्जरी आइटम की इंपोर्ट पर हाई कस्टम ड्यूटी लगती है। या वो कहता है आइटम ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, इस पर क्या लगती है, हाई कस्टम ड्यूटी लगती है। टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटी डोनेशन टू प्रमोट वेलफेयर एक्टिविटीज, टैक्स एग्जेम्पशन टू चैरिटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट दीज एक्टिविटीज। सर हाई कस्टम ड्यूटी ज्यादा लगा देना उन आइटम्स पर जो लग्जरी है या उन आइटम्स पर जो पहले ही पाकिस्तान में बन रही हैं, इससे डेवलपमेंट होगी। सर जो बंदा मुल्क की वेलफेयर के लिए कोई काम कर रहा है उसको टैक्स एग्जेम्पशन दे दो, और जो बंदा ऐसे बंदे को डोनेट कर रहा है उसको टैक्स क्रेडिट दे दो। तो ये दो चीजें यहाँ पर है। एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट में चूंकि हम एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, उस पर भी टैक्स इंसेंटिव्स मिलते हैं। सर जी ये एज ए मीन ऑफ डेवलपमेंट है। एडम स्मिथ ने 4 बातें कही थी कि टैक्स में ये 4 खसूसियात होनी चाहिए। पहली, टैक्स का निज़ाम सर्टन हो, क्लियर हो, देने वाले और लेने वाले दोनों को पता हो कि कितना टैक्स बनता है और कितना अदा करना है। दूसरा, कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। दूसरा क्या है, कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। इसका मतलब ये है कि जिस वक्त देना है और जिस तरह से पेमेंट करनी है वो टैक्स पेयर के लिए आसान हो। तीसरा क्या है, इक्वालिटी, सब लोगों के लिए कानून एक जैसे हो। चौथा क्या है, इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन। इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन का मतलब है कि टैक्स को कलेक्ट करते वक्त खर्चा ज्यादा ना हो। फिर आ गया प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी ऑफ टैक्स। लेवी ऑफ टैक्स, सर जी टैक्स को लागू करने के प्रिंसिपल हैं 3। बेनिफिट प्रिंसिपल, जो मुल्क के प्रोजेक्ट से जितना फायदा उठा रहा है उसको उतना ज्यादा टैक्स देना चाहिए। दिस इज बेनिफिट प्रिंसिपल। एबिलिटी टू पे, जिसकी जितनी हैसियत है उसे उतना ज्यादा टैक्स देना चाहिए। दिस इज एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सब लोगों को फिक्स परसेंटेज पर टैक्स देना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जो ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा टैक्स देगा, जो कम कमाएगा वो कम टैक्स देगा। तो भाई 3 प्रिंसिपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्स है। जो जितना फायदा उठाता है उसको उतना टैक्स देना चाहिए, जिसकी जितनी हैसियत और कैपेसिटी है उसको उतना टैक्स देना चाहिए, और जिसकी जितनी सब लोगों को इक्वल परसेंटेज पर टैक्स देना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद आ गया काइंड्स ऑफ टैक्सेशन। काइंड्स ऑफ टैक्सेशन में पहला आ गया प्रोपोर्शनल टैक्स या फ्लैट टैक्स। ये क्या होता है,
प्रोपोर्शनल टैक्स और फ्लैट टैक्स कहता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो टैक्स भी बढ़ना चाहिए, लेकिन टैक्स रेट फिक्स रहना चाहिए। दिस इज प्रोपोर्शनल टैक्स या फ्लैट टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स कहता है आपकी इनकम बढ़ रही है, टैक्स भी बढ़ना चाहिए, लेकिन टैक्स रेट भी बढ़ना चाहिए। दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स कहता है इनकम बढ़ रही है, टैक्स सेम रहना चाहिए, टैक्स रेट कम होना चाहिए। असल में ये जो काइंड्स ऑफ टैक्सेशन है ये तीन है सर जी, प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। अब यहां पर जो देखने वाली बात है वो ये है कि इनका रिलेशन परसेंटेज के साथ है, टैक्स की अमाउंट के साथ नहीं है। बच्चे कॉमनली जो मिसअंडरस्टैंड करते हैं ना, वो ये करते हैं कि वो ये समझते हैं कि इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा ना, इनकम बढ़ेगी और तो टैक्स रेट भी बढ़ेगा। दिस इज प्रोग्रेसिव। इनकम बढ़ेगी और टैक्स रेट पर फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज फ्लैट। इनकम बढ़ेगी और टैक्स रेट कम होगा। दिस इज, और यार मेरी बात समझ आ रही है? जो मेन बात है रिलेशन इनकम का और टैक्स रेट का है, ना कि इनकम का और टैक्स का। बस ये चीज इनमें रखिएगा। सर अच्छा टैक्स के निज़ाम में क्या खसूसियात होती हैं? पहली खसूसियत ये होती है कि ऐसा टैक्स का वो निज़ाम अच्छा है जो फिस्कल जो जिससे माली तौर पे कोई इदारा माली तौर पे, फिस्कल एडिक्वेसी, फिस्कल कहते हैं माली, एडिक्वेसी कहते हैं काफी होना। टैक्स का साउंड सिस्टम ये है कि इतना टैक्स वसूल हो जाए, बाकी रेवेन्यूज को मिलाकर इतने पैसे हुकूमत के पास आ जाए कि वो मुल्क को चला ले और उन्हें कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े। जहां पर पैसे ज्यादा दरकार हो वहां पर ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए जाए, जहां पर पैसे कम दरकार हो वहां पर अवाम को रिलीफ दे दिया जाए। ऐसा टैक्स का निज़ाम हो तो उसकी इस खूबी को कहते हैं फिस्कल एडिक्वेसी। उसकी इस खूबी को कहते हैं फिस्कल एडिक्वेसी। सर इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस। इक्वालिटी कहते हैं सब लोगों के लिए एक जैसा निज़ाम हो और जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना टैक्स दे, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। सर तीसरा आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी। टैक्स शुड बी क्लियर एंड प्लेन, सर्टेनिटी आपको भी पढ़ाया, एडम स्मिथ ने कहा था। कन्वीनियंट हो, ये भी आपको पढ़ाया। नॉट अनड्यूली बर्डनसम हो, इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, ये भी आपको पढ़ाया। सिर्फ एक बात नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी में कहते हैं एडिक्वेट एंड वेल ट्रेन्ड पब्लिक ऑफिशियल्स से एनफोर्सेबल हो। एडिक्वेट एंड वेल ट्रेन्ड पब्लिक ऑफिशियल्स के जरिए वो एनफोर्सेबल हो। सर दिस इज प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम। कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स। कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स, वो कहते हैं टैक्स लॉज कंसिस्टेंट होते हैं विद इकोनॉमिक गोल्स और प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट विच परटेन्स टू बेसिक सर्विस इंटेंडेड फॉर द मैसेज। वो कहते हैं टैक्स लॉज कंसिस्टेंट होते हैं इकोनॉमिक गोल्स के साथ और प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट के साथ जो मुंसलिक हैं बेसिक सर्विसेज इंटेंडेड फॉर मैसेज। कंसिस्टेंसी या कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स। आपके मुल्क के गोल और आपके टैक्स डिपार्टमेंट के गोल क्या होने चाहिए? इन लाइन होने चाहिए। सर जी दो तरह के टैक्सेस हैं, एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में टैक्स पे डायरेक्टली एफबीआर को टैक्स जमा कराता है, इसकी एग्जांपल है इनकम टैक्स और कैपिटल वैल्यू टैक्स। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स में डायरेक्टली पैसे एफबीआर को जमा नहीं करवाए जाते बल्कि थ्रू इंटरमीडिएट एफबीआर को दिए जाते हैं। जैसे कस्टम ड्यूटी है, जैसे फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, जैसे सेल्स टैक्स है। सर कस्टम ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ये कई बार पेपर में आया हुआ कि इनडायरेक्ट टैक्स डिस्क्राइब करें,
थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। सर जी जब भी चीज मुल्क से बाहर जाती है मुल्क के अंदर आती है, बॉर्डर पार होता है तो जो टैक्स लगता है उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। ड्यूटी का लफ्ज हो जाए, टैक्स का रेट हो जाए, रेट का लफ्ज हो जाए, टैरिफ का लफ्ज हो जाए, लेवी का लफ्ज हो जाए, ये सारे लफ्ज असल में टैक्स ही है। तो भाई जो लग्जरी आइटम मंगवाएगा उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा, जो प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करेगा, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेगा, उस पर कम टैक्स लगेगा। फेडरल एक्साइज ड्यूटी स्पेसिफिक गुड्स पर लगती है और एफईडी इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू रिटेल प्राइस। सम आइटम्स आर चार्जेबल टू एफईडी ऑन द बेसिस ऑफ वेट और क्वांटिटी। एक्सपोर्ट्स आर लायबल टू 0% एफईडी। सेल्स टैक्स 18% के हिसाब से लगेगा। ऑल गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान पेबल बाय द इंपोर्टर, ऑल सप्लाईज मेड और सर्विसेज प्रोवाइडेड इन पाकिस्तान बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। लो सर 18% के हिसाब से होता है इंपोर्ट पर और जो सप्लाईज की जाए उस पर। चैप्टर नंबर 1, कोई बात ऐसी जो आप पूछना चाहें, 3 मिनट आपके, 5 मिनट आपके पास, कोई बात ऐसी जो पूछना चाहें। बच्चों मेरे साथ प्लीज आप कोई व्हाट्सएप पर कोई जो लाइव रिले कर रहे हैं उसके हवाले से कोई सवाल है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं उसको भी एड्रेस कर दूं। जी प्लीज। जी भाई ने कहा टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस। सर टैक्स इवेजन कहते हैं टैक्स चोरी करना, टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं टैक्स से बच के निकल जाना, चोरी ना करना, टेक्निकली बच जाना। कैसे? आप एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि सर पता चला कि एक कनाल के घर पर लग्जरी टैक्स लगेगा, तो एक मियां ने बीवी को, वो एक कनाल के घर में रहता था, मियां ने बीवी को 10 मरला गिफ्ट कर दिया। अब 10-10 मरले में रहते हैं, 10 मरले में मियां रहता है, 10 मरले में बीवी रहती है, कहने को हर चीज वही है, लेकिन उसने टैक्स के कानून को एक्सप्लॉइट किया है ताकि अपना फायदा निकाल सके, टैक्स बचा सके। इसको कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। एक बंदा जो एक कनाल के घर में रहता है और उसने शो किया जी मेरा एक कनाल नहीं है, मेरा 15 मरले का घर है, ये टैक्स इवेजन है। सर समझ आ रही? झूठ बोलना, फ्रॉड करना, 100 रुपया कमा के बताना मैंने 10 रुपए कमाए हैं, 10 रुपए खर्च करके कहना मैंने 100 रुपया खर्च किया है, ये टैक्स इवेजन है, ये टैक्स चोरी है, ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये कानूनन जुर्म है। और टैक्स अवॉइडेंस क्या है? आपने कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, आपने टैक्स के लॉज को एक्सप्लॉइट किया ताकि आप फायदा, ताकि आप टैक्स बचा सके। दिस इज टैक्स अवॉइडेंस। फर्क समझ आया? चैप्टर नंबर 3 में काफी डिटेल में है, मगर आपने पूछा तो मेरा दिल चाहे कि मैं आपको जरूर इसका भी बता दूं। जी कोई क्वेश्चन तो नहीं है सच? वो साथ साथ जवाब दे रहा है। जी सर जी आपके पास अभी भी 1 मिनट है, कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछे, नहीं तो हम फिर चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे। शुरू करें सर जी? सर जी चैप्टर नंबर 4 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन। अभी जैसे मैंने डिस्कस किया चैप्टर 4 जाहिरन तो हम जब बड़े बड़े चैप्टर्स के नाम लेते हैं, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, हेड्स ऑफ इनकम का, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन इसमें से सवाल आ जाता है, रूटीन से आता है। कुछ एरियाज इसके बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे टैक्स ईयर वाला एरिया इंपॉर्टेंट है, रेजिडेंट वाला एरिया सुपर इंपॉर्टेंट है, एफटीआर वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है,
और जो लास्ट में मिसलिनियस कॉन्सेप्ट है वो वाला एरिया इंपॉर्टेंट है, वुमेन एंटरप्राइज वाली बात इंपॉर्टेंट है। तो दरमियान में से बहुत सी बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। लो सर जी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन। चैप्टर नंबर 4 शुरू करूं मैं बॉस? लो सर, सबसे पहला हमारा इस वक्त एम है कि हम स्कोप ऑफ टैक्स की बात कर लें। और उसमें वो कहता है कि भाई स्कोप ऑफ टैक्स का मतलब है, अब ये ना असल में इब्तिदा है चैप्टर इनकम टैक्स की, ये इनकम टैक्स की इब्तिदा है। जनरली मेरी अपनी अप्रोच है टुवर्ड्स टैक्स, मैं समझता हूं कि आपको हमेशा इनकम टैक्स से शुरू करना चाहिए कि इनकम टैक्स आपका 65 to 70% है। हाँ, उसको आप कवर करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट इतना होते हैं और आप एनर्जी में इतना आ जाते हैं कि सेल्स टैक्स आप खा पी जाते हैं। तो सेल्स टैक्स लाजमी बात है, एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है कंपैरेटिवली जब आप उसकी लेंथ की बात करते हैं। लेकिन सेल्स टैक्स ने सपोर्ट ज़रूर करना है पास होने के लिए, लेकिन इनकम टैक्स किए बगैर आप पास हो नहीं सकते। तो इस वजह से हम स्ट्रेट अवे इनकम टैक्स की तरफ आ गए। इनकम टैक्स बात करता है इनकम की, इनकम पे टैक्स। इनकम कौन सी? जो टैक्स कानून, टैक्स के कानून के मुताबिक इनकम है। और टैक्स कितना? जितना टैक्स लॉ कहता है उतना। सर जी, सबसे पहली बात, इनकम कितने पीरियड की? 12 माह की इनकम। 12 सर किस पीरियड की इनकम है? 12 माह की इनकम है, 12 मंथ की इनकम है। अच्छा, अब जरा अगली बात है, ये 12 माह की इनकम है तो ये पीरियड शुरू कब से होगा और खत्म कब होगा? सर नॉर्मली ये पीरियड 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून पे खत्म होता है। हाँ, अगर कोई बंदा इस पीरियड की इनकम को सही से रिफ्लेक्ट ना कर सके, एफबीआर के सामने प्रेजेंट या डिक्लेयर ना कर सके, उसके लिए एफबीआर ने एक दूसरी ऑप्शन दिया, और वो क्या है? स्पेशल टैक्स। और स्पेशल टैक्स को पता उसने कैसे डिफाइन किया? उसने कहा 12 माह का पीरियड 1 जुलाई से 30 जून तक ना हो तो वो स्पेशल टैक्स है। 12 माह का पीरियड 1 जुलाई से 30 जून ना हो तो स्पेशल टैक्स है। अच्छा जी, अब कोई बंदा, अब आपको जब मैं कहूंगा नॉर्मल टैक्स है तो आपके दिन में आएगा 12 माह का पीरियड जो 30 जून पे खत्म हो रहा है। और जब मैं कहूंगा स्पेशल टैक्स है तो आपके दिन में आएगा 12 माह का पीरियड जो 30 जून पे खत्म नहीं हो रहा। सर जी, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर, ऑल पर्सन्स एक्सपोर्टिंग राइस। सर ये कुछ इदारे हैं जिनके हवाले से लॉ ने डिक्लेयर किया हुआ कि इनका स्पेशल टैक्स ईयर होगा। बैंक्स के लिए बड़ी दिक्कत है, वो तो कहते थे कि जी हमारे लिए तो मुश्किल है, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। आप सर देखें, जो 31 दिसंबर को साल खत्म हो रहा है वो कौन सा साल है? वो कैलेंडर ईयर है। वो कौन सा ईयर है? वो कैलेंडर 31 दिसंबर पे खत्म होता है ना। तो जब भी वो आपको कहे टैक्स ईयर तो इसका मतलब 30 जून पे खत्म होता है। जब भी वो आपको कहे कैलेंडर ईयर तो इसका मतलब है वो 31 दिसंबर पे खत्म होता है। तो भाई इंश्योरेंस कंपनी, बैंक और राइस एक्सपोर्टर्स के लिए तो कैलेंडर ईयर स्पेशल टैक्स ईयर है। उस शुगर के लिए खास तौर पे चूंकि इसकी फसल का हिसाब होता है, गन्ने की फसल का, उसके हिसाब से 1 अक्टूबर से 30 सितंबर जो है ये रेलेवेंट पीरियड है। अच्छा जनाब, अगर ये बात आपने कर ली, उसके बाद हम आगे आ जाते हैं कि कुछ लोकल नॉर्मल टैक्स ईयर भी आ गया समझ, स्पेशल टैक्स ईयर भी समझ आ गया। अब अगर कोई बंदा चाहता है कि मेरा टैक्स ईयर नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल कर दिया जाए, तो क्या वो ये कर सकता है? यस, वो दरखास्त देगा। किसको?
कमिश्नर को। कमिश्नर को दरखास्त देगा और उसे कहेगा कि मेरा टैक्स नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल कर दो। कमीशन देखेगा कि कोई कंपेलिंग नीड है या नहीं है। अगर कोई कंपेलिंग नीड है तो इजाजत दे देगा। इजाजत देने के बाद भी विड्रॉ कर सकता है। सर जब इजाजत दे देगा उसके इमीडिएटली बाद जो पीरियड स्टार्ट होगा वो चेंज टैक्स ईयर होगा और वो इजाजत देने के बाद भी विड्रॉ कर सकता है। हाँ, अगर कमिश्नर ने इजाजत ना दी तो आप किसके पास चले जाएंगे? उससे ऊपर बोर्ड के पास चले जाएंगे। बोर्ड का फैसला फाइनल होगा। और भाई बात समझ आ रही है? ये वाली स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी। इस रिवीजन सेशन में जो जो स्लाइड्स इस्तेमाल हो रही हैं वो सारी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है, तो बस इसको पिक करो, चीजों को पिक करो। जो जो चीज मैं बताता जा रहा हूं वो साथ साथ आपके जहन में आती रहे, आपको समझ आती रहे। बस यही मेरा टारगेट है। लो सर, अब आ गया ट्रांजिशनल टैक्स। ये हमारा आखिरी मरहला है। ट्रांजिशनल टैक्स क्या है? जब हम नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जाते हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ जाते हैं या स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर की तरफ जाते हैं, नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जाते हैं, तो इसके दरमियान का जो पीरियड होता है ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहलाता है। सर एक बंदा 1/1/2021 से 1/1/2021 से 31/12/2021 के स्पेशल टैक्स ईयर में था। इसने कमिश्नर को कहा मुझे स्पेशल से किधर ले जाओ? नॉर्मल। तो कमिश्नर ने इजाजत दे दी और इसके इमीडिएटली बाद नॉर्मल टैक्स ईयर कब शुरू हो रहा है? 1/7/2022 से 30/6/2023 तक। अब आप नॉर्मल से, अब आप स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर की तरफ आ गए। इसका जो दरमियान का पीरियड है वो कितना है सर? 1/1/2022 से 30/6/2022। सर ये जो दरमियान का पीरियड है इसे क्या कहते हैं? और यार मेरी बात समझ आ गई? इसे कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ आए तो जो दरमियान का पीरियड है, नॉर्मल से स्पेशल के दरमियान वाला जो पीरियड है उसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहते हैं। नॉर्मली ये 1 साल से कम ही होता है। अच्छा, अब अगला स्टेप ये कि इसे डिनोट किससे करेंगे? डिनोट का क्या मतलब होता है? शो किससे करेंगे? या इस इनकम पर जो टैक्स के कानून लगेंगे और टैक्स का रेट लगेगा वो किस साल का टैक्स लगेगा? देखिए 31/12/2021 है, 30/6/2022 है। और अब एक बात समझिए, अगर तो नॉर्मल टैक्स ईयर है तो उसी के लिए टैक्स का कानून बना था और वो उसके मुताबिक वो वाला टैक्स लगेगा। यानी उसे शो किया जाएगा 30/6/2022 को शो किया जाएगा टैक्स ईयर 2022। इसको इससे डिनोट किया जाएगा। 30/6/2023 को डिनोट किया जाएगा टैक्स ईयर 2023 से। अब ये जो 31/12/2021 है इसको किससे शो करेंगे? टैक्स ईयर 2021 से या 2022 से? यार मेरा सवाल समझ आया है? अगर तो नॉर्मल था तो जो वो जब खत्म हुआ उसको उससे शो कर दे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो नॉर्मल नहीं था, स्पेशल था, तो उसे किससे शो करेंगे? ये एक सवाल है। तो इसका जवाब है, हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं 31/12/2021 से। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेट ऑफ ईयर एंड, फिर उसके बाद देखते हैं मंथ ऑफ ईयर एंड। अगर मंथ 1 से 6 तक हो तो सेम टैक्स ईयर होता है। अगर मंथ 7 से 12 तक हो तो +1 कर देते। और यार मेरी बात समझ आ रही है? तो पहले केस में 1 से 6 तक था तो
एक से 6 तक था तो सेम होगा, कितना सेम। और ये इस कैटेगरी में ये 12 है तो क्या करेंगे +1, यानी टैक्स ईयर 2000। यार मुश्किल तो नहीं लग रहा, एक एग्जांपल और कराता हूं, आप लोगों का रिस्पॉन्स उतना नहीं है जितना मैं चाह रहा हूं। फिर देखो, एक इदारा है, उसका टैक्स ईयर था 1/7/2020 से 22 से 30/6/2023। मुझे बताते हैं ये नॉर्मल है, स्पेशल है या ट्रांजिशनल है? शाबाश, ये नॉर्मल टैक्स ईयर। इसने कमिश्नर को दरख्वास्त दी, कमिश्नर ने इजाजत दे दी कि आप अपना टैक्स ईयर खत्म कर लो 30/9 को। तो अब इस टैक्स, इसके बाद इमीडिएटली 30 सितंबर को आपने खत्म करना है, तो वो शुरू कब होगा 1 अक्टूबर। तो 30 से 2023 की इमीडिएटली बाद 1 अक्टूबर कब आ रहा है 1 अक्टूबर 2023 में आ रहा है। 1 अक्टूबर 2023 से 30/9/2024। ये नॉर्मल टैक्स ईयर से आप जंप किस पर कर गए हैं स्पेशल टैक्स। इसके दरमियान में क्या आया यार, इसके दरमियान में कोई पीरियड और आया है 1/7/2023 से 30/9/2000। ये क्या है? और यार समझ आ रही है? अगर ये बात भी समझ आ गई तो अब मुझे बताओ डिनोट किससे करेंगे? डिनोट किससे करेंगे? देखो भैया, पहला साल किससे डिनोट, सबसे पहले इसका बताएंगे ये वाला सर, टैक्स ईयर 2023। सर दूसरा बताइएगा 1/7/2023 से 30/9/2023 टैक्स ईयर। सर जी 9 को देखिए, पहले डेट देखनी होती है, फिर मंथ देखना होता है। अगर 1 से 6 होता तो सेम था, ये 7 से 12 है तो +1 करेंगे यानी 2000। अगला साल देख लीजिए, डेट देखी, मंथ देखा, 1 से 6 है या 7 से 12 है, तो +1 करेंगे यानी टैक्स ईयर 2000। और मुश्किल तो नहीं लग रहा? ये 5 बातें थी, ये 5 बातें मैंने आपको इससे कवर करवा दी। ये हमारा टैक्स ईयर वाली बात कंप्लीट हो गई। सर जी इनकम क्या है, ये वाली बात करने लगा हूं। इनकम क्या है? वो अमाउंट जो चार्जेबल टू टैक्स है अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उसे इनकम कहते हैं। जिस पर टैक्स लगे वो इनकम है, जिस पर टैक्स कटे वो इनकम है, जिसको इनकम ट्रीट किया जाए वो इनकम है, और अगर इनकम में कमी हो जाए तो वो इनकम है। टैक्स कहते हैं, टैक्स वाले कहते हैं इनकम में मुराद ये 4 चीजें हैं। इनकम से मुराद ये 4 चीजें, जिस पर टैक्स लगे वो इनकम है, जिस पर टैक्स कटे वो इनकम है, जिसको इनकम समझा जाए वो इनकम है, जिससे इनकम में कमी हो वो इनकम। इनकम में कमी हो तो वो इनकम। लो सर, हेड्स ऑफ इनकम की बात करते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ हेड्स ऑफ इनकम आर सेल, एक्सपोर्ट, और अच्छा जरा देखिएगा, सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल गेन है, अदर हेड्स है। सर ये सारे हेड्स ऑफ इनकम है, आप लोगों को पता है चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये तो पता है ना। सर जी काम की बात पता क्या है? इस हेड ऑफ इनकम के सामने अगर 100 लिखा हो तो ये 100 पता कैसे आया है? इस हेड ऑफ इनकम के हवाले से जितनी इनकम थी वो लिखी, उसमें से जितने खर्चे थे वो लेस किए, तो जो बचा वो इनकम। और यार मेरी बात समझ आ गई है? अगर खर्चे ज्यादा होते इनकम कम होती तो क्या आ जाता? और पर्पल से लॉस शो कर रहा हूं, रेड से इनकम शो कर रहा हूं सर।
The income of a person under a head of income for a tax year shall be the total of the amount derived by the person in that year that are chargeable to tax under the head as reduced by the total deduction if any allowed under income tax ordinance. अगर खर्चा ज़्यादा हो तो इसका मतलब है लॉस आ गया। लो सर जी, टोटल इनकम की बात करूं तो उसमें दो तरह की इनकम है, एक इनकम वो जिस पे टैक्स लगना है और एक इनकम वो जो एग्जेम्प्ट है। सर जी आज इससे पहले जब मैंने पढ़ाया था तो आगे कुछ नहीं पढ़ाया हुआ था, आज तो मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ टोटल इनकम में एनटीआर इनकम भी शामिल होती है, सेपरेट ब्लॉक आइटम भी शामिल होती है, एफटीआर भी शामिल होता है और एग्जेम्प्ट भी शामिल होता है। और जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो टोटल इनकम में ये हर तरह की इनकम जितनी इनकम है सारी लिखनी है। यार समझ आ रही है? ये टोटल इनकम। टैक्सेबल इनकम में क्या है? सबसे पहले टोटल इनकम में से क्या लेस करोगे? एग्जेम्प्ट, एफटीआर, सेपरेट ब्लॉक आइटम लेस करोगे। फिर क्या लेस करोगे? डिडक्टेबल अलाउंस लेस करोगे। ये डिडक्टेबल अलाउंस कौन कौन से हैं? ज़कात है, WWF है, WPPF एजुकेशनल एक्सपेंस है। ये जो टोटल इनकम को कम कर दे वो डिडक्टेबल अलाउंस कहलाता है। डिडक्टेबल अलाउंस सिर्फ 4 है, ज़कात, WWF, WPPF और एजुकेशनल एक्सपेंस। सर इसमें बाकी चीजें तो सिंपल हैं, एजुकेशनल एक्सपेंस को जरा डिस्कस करना चाह रहा हूं। सर जी इसमें स्टेप्स हैं। एजुकेशनल एक्सपेंस एक डिडक्टेबल अलाउंस है, मिलेगा? हाँ जी मिलेगा। किसको मिलेगा? पहली तो वो बंदा इंडिविजुअल हो, दूसरा उस बंदे की इनकम 15 लाख से कम हो, तीसरा कितना मिलेगा? ट्यूशन फी जितनी उसने बच्चों को पढ़ाने की पे की उसका 5%, उसकी टैक्सेबल इनकम का 25% और 60 से एडेड टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन विच एवर इज लो। तो भाई एजुकेशनल एक्सपेंस है ये एज डिडक्शन डिडक्टेबल अलाउंस टोटल इनकम में से माइनस होता है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि इंडिविजुअल हो, टैक्सेबल इनकम 1.5 मिलियन से कम हो और ये लोअर ऑफ हो। 5% ऑफ ट्यूशन फी पे की है वो, 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम में 600 नंबर ऑफ चिल्ड्रन विच एवर इज लो। पर्सन में क्या शामिल है? सर जी ये सिंपल डेफिनेशन है। अब 7 लोग पर्सन में शामिल हैं, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सर इसको एज इट इज क्रैम ही करना पड़ेगा लेकिन 5 तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट और फॉरेन गवर्नमेंट, फिर पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसमें कौन आता है? फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड एनी आर्टिफिशियल यूरिडिकल पर्सन या एनी पर्सन फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ। लेकिन इसमें जो कंपनी है वो एओपी नहीं है। तो एओपी वो है अगर कोई इदारा है और वो कंपनी की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहा तो वो भी एओपी होगा। ठीक हो गया? ये बात उसने कही है। फिर उसके बाद आ गया, जब भी लफ्ज बोर्ड है तो उससे मुराद एफबीआर है, और अगर कोई पुरानी बात करें तो उससे मुराद सीबीआर है। एफबीआर का पुराना नाम क्या होता था? सीबीआर। सर जी कंपनी की डेफिनेशन है सर जी जब भी डेफिनेशन पढ़े गौर से देखना, लफ्ज मीन्स है या इंक्लूड है। जहां लफ्ज मीन्स होता है उसका मतलब होता है कि सिर्फ यही चीजें शामिल होंगी। जहां लफ्ज इंक्लूड होता है उसका क्या मतलब होता है कि इसके अलावा और चीजें भी शामिल हो सकती हैं। कंपनी की डेफिनेशन में लफ्ज मीन्स है। सर जी मैंने इसका निमोनिक बनाया था ताकि आप लोगों को याद रहे इजीली। एमसीबी मुदारबा कंपनी कंपनीज एक्ट के मुताबिक, और बी फॉर बॉडी कॉर्पोरेट अंडर एनी लॉ। बॉडी कॉर्पोरेट किसी पाकिस्तानी कानून के मुताबिक बनी, एमसीबी। फिर आगे एनबीएफसी, एन फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बी फॉर बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ द कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंट्री, एफ फॉर फॉरेन एसोसिएशन डिक्लेयर टू बी अ कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, और सी फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। एमसीबी,
NBFC और LPTS, लाहौर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस ना, वैसे ही उसके लिए याद करने के लिए बता रहा हूँ। मुदारबा MCB, M फॉर मुदारबा, C फॉर कंपनी, B फॉर बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। फिर आगे NBFC, N फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, B फॉर ऊपर भी बॉडी कॉर्पोरेट है नीचे भी बॉडी कॉर्पोरेट है, ऊपर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बने, नीचे पाकिस्तान के अलावा किसी और कानून के मुताबिक बने। F फॉर फॉरेन एसोसिएशन, C फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, NBFC भी हो गया। LPTS लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ट्रस्ट और स्मॉल कंपनी। LPTS। जी आगे चलते हैं। सर ट्रस्ट, ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट बेसिकली इसके बारे में पूरा कानून है, उसकी डिटेल में तो नहीं जा सकते हम, बस आपको ये बता दूं ट्रस्ट में 3 लोग होते हैं, एक को कहते हैं ऑनर ऑफ द ट्रस्ट, एक को कहते हैं ट्रस्टी और एक को कहते हैं बेनिफिशियरी। अगर पैकेजेस मॉल वालों ने एक नाबीना अफराद की तालीम के लिए स्कूल बनाया है तो ऑनर ऑफ द ट्रस्ट होंगे पैकेजेस वाले, बेनिफिशियरी होंगे वो नाबीना अफराद और ट्रस्टी होंगे वो मेजर साहब जो उसको चला रहे हैं। तो भाई ऑनर ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी। तो ट्रस्ट एक ऐसी ट्रस्ट जो है वो क्या है, एक ऑब्लिगेशन है जो एनेक्स्ड है, यानी मुंसलिक है ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी से, और ये एतमाद जो किया जाता है या करता है कौन? ओनर करता है। किसके फायदे के लिए? बेनिफिशियरी के फायदे के लिए या खुद अपने और बेनिफिशियरी के फायदे के लिए, उसको ट्रस्ट कहते हैं सर। फिर आ गया, इससे पहले जरा एक बार ये बता दूं यूनिट ट्रस्ट क्या है। सर जिस तरह कंपनी में शेयर्स होते हैं, प्रॉफिट होता है, जिसके पास जितने ज्यादा शेयर होंगे उसके पास उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, जिसके पास जितने ज्यादा एसेट्स होंगे उसके पास उतने ज्यादा शेयर्स होंगे। तो भाई कंपनी के पास जितने शेयर्स होते हैं, कंपनी होती है उसके शेयर्स होते हैं, तो जिस बंदे के पास जितने शेयर्स होते हैं उसके पास उतना प्रॉफिट होता है। जिस बंदे के पास उस कंपनी के जितने शेयर्स होते हैं उसी बंदे को, वही बंदा उतने ज्यादा एसेट्स का हकदार होता है कंपनी के केस में। सर यूनिट ट्रस्ट के केस में यही सब कुछ है, बस लफ्ज शेयर की जगह क्या आ गया है? यूनिट आ गया। वहां शेयर की जगह यूनिट है, यहां प्रॉफिट किसको मिलेगा? यूनिट होल्डर। जितने जितने यूनिट होल्डर होंगे, जितने ज्यादा यूनिट्स होंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, और जितने ज्यादा यूनिट्स होंगे कंपनी की लिक्विडेशन के मौके पर उसके उतने ज्यादा एसेट का हकदार होगा। सर दिस इज यूनिट ट्रस्ट, ये यूनिट्स की लिक्विडेशन के मौके पर सर ये यूनिट ट्रस्ट आ गया। ट्रस्ट और यूनिट ट्रस्ट की डेफिनेशन भी आ गई। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, नॉट इन टर्म्स ऑफ रट्टा बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। उसकी वजह यह है कि ये कई मौकों पर जब पब्लिक कंपनी आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बोली जा रही होती है तो उससे मुराद ये वाली कंपनी होती है। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी भी पब्लिक कंपनी हो सकती है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रूह से। तो भाई जरा ध्यान से इसको ध्यान से पढ़ना है। जब आप कैपिटल गेन में पढ़ते हैं ना सिक्योरिटीज, और सिक्योरिटीज में पढ़ते हैं शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी, तो ये वाली पब्लिक कंपनी होती है। अब जिस बच्चे को इसकी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन नहीं आती वो कैपिटल गेन में सिक्योरिटी के मौके पर भी गलती कर देता है। सर समझ आ रही है? तो ध्यान से जरा। सर हर वो कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो, पंजाब गवर्नमेंट के पास हो या पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास हो, हर वो कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो, हर वो कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर फॉरेन कंपनी के पास हो, और वो फॉरेन कंपनी के 100% शेयर फॉरेन गवर्नमेंट के पास। ठीक हो गया? हर वो कंपनी जो लिस्टेड है ऑन द लास्ट डे ऑफ टैक्स ईयर, और हर वो कंपनी जो जिसके यूनिट्स वाइडली अवेलेबल टू पब्लिक है। ऐसे यूनिट ट्रस्ट जिसके यूनिट्स वाइडली अवेलेबल टू पब्लिक है, तो ये पब्लिक कंपनी होगी। तो भाई पब्लिक कंपनी क्या हुई?
वो कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, वो कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर फॉरेन गवर्नमेंट के पास है, वो कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर फॉरेन कंपनी के पास है जो होली ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट, वो कंपनी जो कि लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑन द लास्ट डे ऑफ टैक्स ईयर है, और वो कंपनी वो यूनिट ट्रस्ट जिसके यूनिट्स अवेलेबल टू पब्लिक है। ये पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है। सॉरी जी। अच्छा जी आगे चलते हैं। यूनिट ट्रस्ट भी कर दिया था, अब आ गया नॉट फॉर प्रॉफिट। ये जो डेफिनेशन मैं पढ़ा रहा हूं, इस डेफिनेशन में से भी एक 2-3 अटेम्प्ट पहले उसने यूनिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पूछ लिया था, तो ये आपको आना चाहिए। टैक्स पेयर की डेफिनेशन आगे आ रही, वो भी इंपॉर्टेंट है। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एनी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल विच इज एस्टेब्लिश फॉर। सर जी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल नाउ किस मकसद के लिए बने? रिलीजियस, एजुकेशनल, चैरिटेबल, वेलफेयर, डेवलपमेंट या एमेच्योर स्पोर्ट की प्रमोशन के लिए, इस मकसद के लिए इदारा बना हुआ हो, रजिस्टर हो एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और अगली क्या बात है? अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर ऑन एप्लीकेशन मेड बाय सच पर्सन एंड नन ऑफ द एसेट्स ऑफ सच पर्सन आर अवेलेबल फॉर प्राइवेट बेनिफिट टू अदर पर्सन। जी भाई, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये सब पर्सन इंडिविजुअल ना हो, ये मकासद हो, रजिस्टर हो कानून से भी, कमिश्नर से भी, और उसके एसेट्स प्राइवेट फायदे के लिए इस्तेमाल अवेलेबल ना हो। सर टैक्स पेयर कौन है? जो इतने पैसे कमाता है कि उसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है, वो टैक्स पेयर है। जो नुमाइंदा है किसी ऐसे बंदे का जिसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है, जो टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट करता है, वो भी टैक्स पेयर है। सर जो रिटर्न फाइल, जिसके लिए रिटर्न फर्निश करना जरूरी है, वो भी टैक्स पेयर है। तो भाई टैक्स पेयर में ये 4 चीजें शामिल होंगी। जी टैक्स पेयर आ गया। चैरिटेबल पर्पस, चैरिटेबल पर्पस अवाम के फायदे के लिए जो भी मकसद होता है, पुअर रिलीफ फॉर द पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, एडवांसमेंट ऑफ द अदर प्रोजेक्ट, जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए जो भी मकसद हो, वो चैरिटेबल पर्पस होता है। आईटी अनेबल्ड सर्विसेज, सर जी काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज हैं हमसे रिलेटेड, जो है हम सिर्फ वो याद कर लेते हैं। अकाउंटिंग की सर्विसेज, डाटा एंट्री की सर्विसेज, क्या कहते हैं, डाटा स्टोरेज सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज और ग्राफिक डिज़ाइन। ये कुछ याद कर लीजिए। इसने को 12 लिखी हैं, आप 6 याद कर लीजिए, बस ये रेलिवेंट है। जो आसान लगती है वो याद कर लें। कॉल सेंटर याद करना है आपने, मेडिकल ट्रांसपेरेंट है। मुझे ग्राफिक डिज़ाइन आसान लगता है, अकाउंटिंग सर्विस आसान लगता है, ह्यूमन रिसोर्स आसान लगता है, डाटा एंट्री आसान लगता है, ये मुझे ज़्यादा डाटा स्टोरेज सर्विस आसान लगता है। जो जिसको आसान लगता है 6 याद कर लें। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, सर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट समझिए। वो परमानेंट जगह जहां पर आप काम करें, जहां पर आपका इदारा है, वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। बस वो आपका दफ्तर हो सकता है, वो आपका वेयर हाउस हो सकता है, वो आपकी दुकान हो सकती है, वो आपका स्टोर हो सकता है, वो आपका ऑफिस हो सकता है, वो वाली जगह हो सकती है जहां पर आप बैठ के अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। इवन वो वेबसाइट हो सकती है, ये इस बार का चेंज है, इवन वो वेबसाइट हो सकती है। तो भाई वो कहता है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन रिलेशन टू अ पर्सन मीन्स अ प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू विच the business of the person is wholly or partly carried on and includes a place of management, branch office, factory, workshop, premises for
ब्रांच, ऑफिस, फैक्ट्री, वर्कशॉप, कोई भी ऐसी जगह जहां पर आप ऑर्डर्स लेते हैं, वेयर हाउस, परमानेंट सेल्स एग्जीबिशन, ये सारे। हाँ, लाइजॉन ऑफिस, और ऐसा लाइजॉन ऑफिस जहां पर आप परचेज के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में शामिल नहीं हुआ। ऐसा लाइजॉन ऑफिस जहां पर आप परचेज के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में शामिल नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा सा अगर ये डिस्प्ले करूं तो लाइजॉन ऑफिस होते हैं दो, एक सेल कॉन्ट्रैक्ट के लिए और एक परचेज कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जो सेल कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन जो परचेज कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाइजॉन ऑफिस होता है वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता। फिर आ गया, आप किसी कोयले की कान में या ऑयल में या गैस वेल में काम कर रहे हैं, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वो आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। आप किसी पाकिस्तानी वेबसाइट पर इंटरनेट के जरिए काम कर रहे हैं तो वो आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। आप एक साल में 90 दिन से ज्यादा कहीं पर कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, बिल्डिंग साइट है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, इंस्टॉलेशन है, तो वो वहां पर काम कर रहे हैं तो वो आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी। आप कोई भी कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए आपने कोई दफ्तर खोला था, वो आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी। आप कोई एजेंट है, एजेंट है दो तरह के, एक तो ये कि जिसके पास अथॉरिटी है कि वो खुद कॉन्ट्रैक्ट करे, अपने नाम पर करे और ट्रांसफर कर सके ओनरशिप, तो भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, और सर्विसेज दे सके तो भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। दूसरे केस में जब आपके पास अथॉरिटी नहीं है बल्कि आप सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड अपने पास रखते हैं और वो बेचते हैं, तो ये भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। कोई ऐसा बंदा जो वाफर पैसे लगा के इक्विपमेंट किसी जगह पर इंस्टॉल कर लेता है तो वो भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। पैसा लगा के अगर इक्विपमेंट इंस्टॉल कर लिया उस जगह पर तो वो जगह आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगी। कोई भी ऐसी जगह जहां पर कारोबार कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं या आपका एसोसिएट कर रहा है, आप खुद चीजें बना रहे हैं या आपका एसोसिएट चीजें बना रहा है, जो चीजें आप बेच रहे हैं वो बनाई जा रही हैं या कॉम्प्लीमेंट्री नेचर की चीजें बनाई जा रही हैं। जूस बनाने की फैक्ट्री है, उसके साथ ही जगह लेकर वहां पर जूस की पैकिंग का सेटअप लगाया गया तो वो भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। प्रिंसिपल ऑफिसर वो बंदा जिसको एफबीआर वाले बात कर रहे हैं तो उस बंदे से बात करने का मकसद है कि उस कंपनी से, उस इदारे से बात की जा रही है, उसे प्रिंसिपल ऑफिसर कहा जाता है। नो सर जी, अब आ गया जी रेजिडेंट टैक्स पेयर। इंपॉर्टेंट बात है और अक्सर इसमें से सवाल आता है। रेजिडेंट कौन होता है, नॉन रेजिडेंट कौन होता है, इसकी डिस्कशन है। सर जी याद रखिएगा, दो तरह के लोग हैं, दो तरह की इनकम होती है, एक पाकिस्तान से कमाई की इनकम है, एक बाहर से कमाई की इनकम है। जो पाकिस्तान से कमाई की इनकम है उसको कहते हैं पाकिस्तान सोर्स इनकम, जो बाहर से कमाई की इनकम है उसको कहते हैं फॉरेन सोर्स इनकम। एक होती है पाकिस्तान सोर्स इनकम, एक होती है फॉरेन सोर्स इनकम। दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है रेजिडेंट, एक होता है नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट का लफ्जी मतलब है रिहायशी, नॉन रेजिडेंट का मतलब है जो रिहायशी ना हो। रेजिडेंट कैसे पता चलाते हैं ये भी आपको पता चलाना है, लेकिन हम रेजिडेंट क्यों पढ़े हैं ये बताने लगा हूं। सर जो बंदा रेजिडेंट होता है वो जहां से भी पैसे कमाए उसकी इनकम पे टैक्स लगता है, और एक बंदा जो पाकिस्तान से पैसे कमाता है वो रहायशी हो या ना हो उसकी इनकम पे टैक्स लगता है। बस जो बंदा नॉन रेजिडेंट होता है और वो पैसा भी बाहर से कमाता है उसकी इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान नहीं होती। ये एक बुनियादी असूल है। अब ये सवाल पैदा होता है कि सर हमने टॉपिक तो रेजिडेंट का पढ़ना था। भाई रेजिडेंट का टॉपिक पढ़ना है, लेकिन क्यों पढ़ना है इसलिए बता रहा हूं। रेजिडेंट क्यों अहम है? रेजिडेंट इस वजह से अहम है क्योंकि जो बंदा रेजिडेंट होता है उसकी फॉरेन सोर्स इनकम भी टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है, लेकिन जो बंदा रेजिडेंट नहीं होता उसकी फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान नहीं होती। अच्छा जनाब, अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो अब आगे चलते हैं, बात करते हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल की। एन इंडिविजुअल शैल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर इफ द इंडिविजुअल इज एन एम्प्लॉई और ऑफिशियल ऑफ द फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड इन द टैक्स ईयर, is present in Pakistan for a period of 183 days or more in a tax year, is a citizen of Pakistan who is not present in any other country for more than
182 days during a tax year or he is not a resident taxpayer for any other country। तीनों बातें आपने बड़ी बार पढ़ी होंगी, मेरे साथ नक्शे से पढ़े, आपको कभी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। सर जी, हर वो बंदा जो सरकारी मुलाजम है वो रेजिडेंट है। दूसरे नंबर पे अगर वो सरकारी मुलाजिम नहीं है तो स्टेप 2, हर वो बंदा जिसका फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान 182 डेज और मोर है तो वो भी रेजिडेंट है। तीसरे नंबर पे अगर उसका स्टे 182 डेज से ज्यादा नहीं है, पाकिस्तान का सिटीजन तो है लेकिन किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट नहीं है, दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज्यादा नहीं है तो वो रेजिडेंट होगा, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट होगा। ना सरकारी मुलाजम, ना फिजिकल स्टे 182 से डेज से ज्यादा है, पाकिस्तान का सिटीजन तो है, किसी दूसरे मुल्क का सिटीजन भी नहीं है और दूसरे मुल्क में 182 डेज से ज्यादा स्टे भी नहीं है तो भी रेजिडेंट होगा, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट होगा। यानी अगर कोई बंदा सिटीजन ऑफ पाकिस्तान तो है लेकिन किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट है तो वो पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं होगा। किसी दूसरे मुल्क में 182 डेज से ज्यादा स्टे है तो वो पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं होगा, अदरवाइज वो अगर पाकिस्तान का सिटीजन है तो पाकिस्तान का रेजिडेंट होगा। लो सर, ये स्टोरी है, इसको इस तरह से आपने देखना है और आम तौर पे अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप इस बेस पे फैसला कर देते हैं कि वो रेजिडेंट होगा या नहीं होगा। सर जी, डेज की, वो कहता है भाई अब तो एक एक दिन इंपॉर्टेंट हो गया डेज की कैलकुलेशन के वाले से, तो भाई सिंपल सी बात है, वो दिन जिस दिन को बंदा पाकिस्तान था, बीमार था, खुश था, खेल रहा था, सो रहा था, शुमाली इलाकों में गया हुआ था, पाकिस्तान के अंदर ही था, छुट्टी थी, काम पे था, पाकिस्तान के अंदर जो दिन था वो दिन फॉर द पर्पज ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस काउंट होगा। उसकी फ्लाइट पाकिस्तान में शाम 9 बजे आई, क्या वो वाला दिन काउंट होगा? हाँ, दिन का छोटा सा हिस्सा भी पाकिस्तान में रहा, वो वाला दिन काउंट होगा। छुट्टी थी, वो वाला दिन काउंट होगा। बीमार था, वो वाला दिन काउंट होगा। लॉकडाउन हो गया, वो वाला दिन काउंट होगा। स्ट्राइक होगी, हड़ताल होगी, वो वाला दिन काउंट होगा। एक बंदा जा रहा था पाकिस्तान से बाहर, रास्ते में हड़ताल थी, वो फ्लाइट नहीं पकड़ सका, अब वो 3 दिन एक्स्ट्रा रह गया, ये वाला दिन काउंट होगा? हाँ जी, ये वाले सारे दिन काउंट होंगे। कौन सा दिन फिर काउंट नहीं होगा? भाईजान जब इन ट्रांजिट था तो वो वाला दिन काउंट है। सर जी, इन ट्रांजिट का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिएगा, एक बंदा लाहौर से कराची गया है और कराची से यूके गया, तो कराची में 2 घंटे रुके, इसको कहते हैं इन ट्रांजिट। हाँ, अलबत्ता एक चीज बड़ी अहम है, वो ये कि क्या ये वाला इन ट्रांजिट वाला दिन काउंट होता है या नहीं होता? तो इसका जवाब है भाईजान, अगर शारजा से लाहौर रुका 2 घंटे और उसके बाद यूके चला गया, तो क्या लाहौर वाला टाइम काउंट होगा या नहीं होगा? ये नहीं होगा। हाँ, इन ट्रांजिट काउंट नहीं होता, उसके अलावा हर तरह का दिन काउंट होता है। इन ट्रांजिट काउंट नहीं होता, उसके अलावा हर तरह का दिन काउंट होता है, लेकिन इसमें भी एक शर्त है, बाकी जहां से आया और जहां जाना है वो दोनों जगह अलहदा हों। जहां से आया है और जहां जाना है ये 2 जगह पाकिस्तान से बाहर होनी चाहिए। लाहौर से कराची गया और कराची से यूके गया तो लाहौर का इन ट्रांजिट वाला दिन काउंट होगा? यस, क्योंकि पाकिस्तान के बाहर से सफर, यार पॉइंट भी कर रहे हो भाईजान, सफर करना भी पाकिस्तान के बाहर से शुरू किया और मंजिल भी पाकिस्तान के बाहर से हो। यार मेरी बात समझ आ रही है? तो इन ट्रांजिट वो वाला दिन काउंट नहीं होगा, लेकिन लाहौर से कराची गया है तो भाई कराची वाला दिन काउंट होगा। अच्छा जी, रेजिडेंट कंपनी, वो कहता है रेजिडेंट कंपनी की क्या डेफिनेशन है? सर, जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कंपनी बने वो रेजिडेंट कंपनी है, जिसके कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो होली इन पाकिस्तान हो वो भी रेजिडेंट कंपनी है, और वो प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट हो तो भी वो रेजिडेंट कंपनी है। रेजिडेंट एओपी की बात करता हूँ, एओपी रेजिडेंट एओपी होगी अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स जो है वो होली और पार्टली इन पाकिस्तान हो। लो सर, ये रेजिडेंट कंपनी है और वो रेजिडेंट एओपी।
रेजिडेंट कंपनी है, रेजिडेंट एओपी है। तो भाई ये दूसरे वाला पॉइंट यहां पर, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली इन पाकिस्तान हो एट एनी टाइम तो वो रेजिडेंट कंपनी है। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या पार्टली इन पाकिस्तान हो एट एनी टाइम तो वो रेजिडेंट एओपी। यानी एओपी रेजिडेंट वो होगी जिसके सारे के सारे या कुछ काम पाकिस्तान में मैनेज हो रहे हो, लेकिन रेजिडेंट कंपनी वो होगी जिसके सारे के सारे का। यार मेरी बात समझ आ रही है? मेन डिफरेंस इसका है। और इसमें अगली बात है एट एनी टाइम का मतलब, एट एनी टाइम का पता क्या मतलब होता है? एट एनी टाइम का मतलब होता है किसी वक्त भी। उसमें पूरा साल होना जरूरी नहीं है। यार ये मैं एक चीज है कि टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी निकालना, रेट देखना, एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग इस लेवल पर हो कि ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा जनाब, रेजिडेंट वाला भी हो गया। अब ये टैक्स रिजीम वाली डिस्कशन करते हैं। टैक्स रिजीम वाली डिस्कशन कर लेते हैं। सर जी, फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स रिजीम। एक है नॉर्मल टैक्स रिजीम, एक है फाइनल टैक्स रिजीम और एक है मिनिमम टैक्स रिजीम। सर जी, नॉर्मल टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम और मिनिमम टैक्स रिजीम अलहदा है। यहां पर इस वक्त सेपरेट ब्लॉक आइटम लिखा हुआ है। मैं जरा आपको अगर ये वाली बात बताता चलूं, इफ इट वर्क्स, सर जी इधर आ जाओ। नॉर्मल टैक्स रिजीम में हेड्स ऑफ इनकम के अंदर इनकम आती है, टोटल इनकम में शामिल होती है, डिडक्टेबल अलाउंस लेस होता है, टैक्सेबल इनकम आ जाती है, टैक्स लायबिलिटी स्लैब रेट से कैलकुलेट करते हैं, टैक्स लायबिलिटी लेस होती है। ये सब कुछ होता है नॉर्मल टैक्स रिजीम में, ये सब कुछ होता है। लेकिन फाइनल टैक्स रिजीम में हेड्स ऑफ इनकम टोटल इनकम के सामने शो तो की जाती है, टोटल इनकम में शामिल तो होती है, लेकिन उसके फौरी बाद उसको लेस कर देते हैं। ना डिडक्टेबल अलाउंस लेस होता है, ना टैक्सेबल इनकम में शामिल होती है, ना रेट भी अलहदा लगता है और क्रेडिट भी माइनस नहीं होता। सर जी, ये फाइनल टैक्स रिजीम की डिस्कशन मैंने की है। मैंने कुछ पॉइंट सादा उर्दू में लिखे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। मैं उर्दू में आपके साथ पढ़ता हूं, क्या क्या लिखा हुआ है, लिखाई बस मुझे खुद ही समझ आएगी, आपको बताऊंगा तो आपको आएगी। सर जी देखिएगा, पहली बात है कि ये एफटीआर रिजीम का मतलब होता है निज़ाम। फाइनल टैक्स रिजीम ये एक निज़ाम है जिसके तहत टैक्स लागू होता है। किस पर? इनकम पर। कौन सी इनकम पर? सर स्पेसिफिक सिर्फ 6 आइटम्स हैं उस पर। अच्छा, इस निज़ाम के तहत टैक्स किस तरह लगता है? आ जाओ पढ़ते हैं। सर, जिस निज़ाम के जरिए फाइनल टैक्स लागू किया जाता है उसको फाइनल टैक्स रिजीम कहते हैं। अब इस निज़ाम के तहत ग्रॉस बेसिस पर टैक्स लगता है। ग्रॉस बेसिस का क्या मतलब है? यानी कोई खर्चा लेस, इनकम लेस किए बगैर जो अमाउंट। यार एक ग्रॉस सेल होती है, एक नेट सेल होती है। नेट सेल का क्या मतलब होता है? यार लेस, जो सेल रिटर्न है लेस करने के बाद, यही मतलब होता है ना। ग्रॉस का मतलब होता है लेस करने से पहले, ऐसा ही है ना सर? यहां भी ग्रॉस बेसिस का मतलब होता है कोई खर्चा लेस नहीं करना, जितनी इनकम होगी उस पर टैक्स लगेगा, ना डिडक्टेबल अलाउंस लेस होगा, ना कोई और लॉस भी एडजस्ट नहीं होगा। ये एफटीआर इनकम टोटल इनकम में तो शामिल होगी लेकिन टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होगी। टैक्स हमेशा कट कर मिलेगा, बड़ी अहम बात। सर जी, फाइनल टैक्स रिजीम के तहत जो टैक्स लगता है वो हमेशा कट कर मिलता है, और जो टैक्स कटता है वो फाइनल टैक्स होता है। और फाइनल टैक्स का मतलब है यानी इस पर कोई रिफंड नहीं मिलता।
ये अच्छा वो कहते हैं इससे नॉन जो टैक्स कटता है वो फाइनल टैक्स होता है, इसे नॉन एडजस्टेबल कहते हैं, यानी इस पर कोई रिफंड नहीं मिलता। टैक्स क्रेडिट भी एफटीआर की लायबिलिटी को कम नहीं करता। जो टैक्स सर ये सारे बुनियादी असूल हैं, और मैं आपको बताऊं जहां जहां एनटीआर यस कहता है ना वहां वहां एफटीआर नो कहता है। जी मेरा दिल ये चाहता है कि आप 1 मिनट लगा के ये सारे एक बार पढ़ लें। मैं एक बार खुद पढ़ाता हूं, फिर उसके बाद एक बार मैं आपको पढ़ाता हूं, फिर मैं आपको टाइम दूंगा, ये पढ़ लेना। ये बातें हैं। सबसे पहली बात है एफटीआर फाइनल टैक्स रिजीम को कहते हैं, एफटीआर के जरिए फाइनल टैक्स लागू किया जाता है। दूसरी बात यह फाइनल टैक्स ग्रॉस बेसिस पर लगता है, यानी कोई खर्चा लेस नहीं होता। तीसरी बात यह कि डिडक्टेबल अलाउंस भी लेस होता। चौथी बात यह कि कोई लॉस भी एडजस्ट नहीं होता। पांचवी बात है कि एफटीआर इनकम टोटल इनकम में शामिल होती है मगर टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होती। छठी बात है कि टैक्स कट कर मिलता है, टैक्स कभी भी पूरा नहीं मिलता, टैक्स कट कर मिलता है। जो टैक्स कटता है वो फाइनल टैक्स होता है, यानी मजीद उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। जो टैक्स कटता है वो नॉन एडजस्टेबल होता है, नॉन एडजस्टेबल होता है, यानी कोई रिफंड नहीं होता। टैक्स क्रेडिट, अच्छा आज आपको ये बात ज्यादा समझ आनी चाहिए। उस वक्त जब मैंने पहले पढ़ाया था उस वक्त आपने एंड तक की स्टोरी नहीं पढ़ी हुई थी। अच्छा मेरी बात सुनो, कितने सवाल हमने किए हैं। टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयड लिखा आता है, हमारी लायबिलिटी थी 100 रुपए, टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयड था 1000 रुपए, बकाया 900 का रिफंड। यस और नो? एफटीआर में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि रिफंड निकला है। जो टैक्स कटा है वो फाइनल टैक्स होगा, उस पर रिफंड का सीन एडजस्ट ही नहीं होता, वो लायबिलिटी के साथ एडजस्ट नहीं होता। और लायबिलिटी में सिर्फ ऐड करते हैं शो करने के लिए। सर समझ आ रही है? तो भाई ये नॉन एडजस्टेबल होता है, कोई रिफंड नहीं मिलता। टैक्स क्रेडिट भी एफटीआर की लायबिलिटी को कम नहीं कर सकता। एक बार जल्दी से ये उर्दू में पढ़ लीजिए, 2 मिनट आपके पास है। उन्होंने आपको प्रॉफिट ऑन डेट दिया और टैक्स नहीं काटा। अव्वल तो बैंक वाले हमेशा टैक्स काट के देंगे। हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर एक्स ने आपको प्रॉफिट ऑन डेट दिया और टैक्स नहीं काटा फॉर एग्जांपल, तो वो फिर एफटीआर नहीं, वो वैसे तो वो सेपरेट ब्लॉक आइटम होता है। सर आपको अगर टैक्स कटे बगैर मिला है तो वो एफटीआर हो ही नहीं सकता। एफटीआर के लिए लाजिम है कि टैक्स कट के मिले। यार मेरी बात समझ आ रही है? एफटीआर के लिए लाजिम है कि वो टैक्स कट के मिले। अंडरस्टूड बात? अगर एफटीआर है तो सबसे पहली शर्त यह है कि टैक्स कट के मिलेगा। अगर टैक्स कटे बगैर मिले तो वो एफटीआर नहीं होगा भाई, ये बात ध्यान में रखना, वो फिर एनटीआर होगा। हाँ बाजों का तो टैक्स कट के मिलता है और वो एफटीआर नहीं होता। ऐसा हो सकता है मुझे सैलरी पे टैक्स कट के मिला, सैलरी एफटीआर नहीं है, ऐसा होता है, लेकिन वो फिर एडजस्टेबल टैक्स होता है। लेकिन एफटीआर लाजमी टैक्स कट के मिलेगा। एनटीआर पे हो सकता है टैक्स कटे या ना कटे, एफटीआर पे हमेशा टैक्स कट के मिलेगा। अच्छा जी सर जी कौन कौन सी आइटम्स हैं? सर जी आपके सिलेबस में जो आइटम्स मैंने देखी हैं और ढूंढी हैं वो आपके सामने लिख रहा हूं
कमीशन, ब्रोकरेज, एक्सपोर्ट, प्राइस एंड विंग्स, डिविडेंड, पाकिस्तान सोर्स रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस। ये वो आइटम्स हैं जिन पर एफटीआर के तहत टैक्स लगना है। ये एफटीआर होती है। सर जी, dividend includes any distribution by the company to its shareholder out of its accumulated profit. Dividend may be in the form of DAR. सर सबसे पहली बात है, डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का वो हिस्सा, कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर में तकसीम किया जाता है, उसको डिविडेंड कहते हैं। कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर में तकसीम किया जाता है, उसे डिविडेंड कहते हैं। होता क्या है? सेल है, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड लेस की, जीपी आ गया, जीपी में से अदर एक्सपेंसेस लेस किए, नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट में टैक्स लेस किया, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। इस 40 रुपए को जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, इस 40 रुपए में से जो पैसा शेयर होल्डर में तकसीम कर दिया, उसे डिविडेंड कहते हैं। और यार मेरी बात समझ आ रही है? ये स्टोरी है। हाँ, अगर आप एसेट तकसीम कर दो, पैसे ना दो बल्कि एसेट दे दो, वो भी डिविडेंड है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर और डिपॉजिट सर्टिफिकेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर और डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ये भी डिविडेंड है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विडेशन, ये भी। सर आप तकसीम करें कंपनी के लिक्विडेट होने पर, या डिबेंचर्स तकसीम किए लोगों में, या आपने एसेट्स तकसीम किए शेयर होल्डर्स में, या आपने रिडक्शन ऑफ कैपिटल के मौके पर तकसीम किया, ये सारी चीजें डिविडेंड हैं। लोन या एडवांस गिवन बाय अ प्राइवेट कंपनी और ट्रस्ट टू इट्स शेयर होल्डर, लोन और एडवांस गिवन बाय अ प्राइवेट कंपनी और ट्रस्ट टू इट्स शेयर होल्डर, तो ये भी डिविडेंड है। अमाउंट एक्सपेंडेड बाय अ प्राइवेट कंपनी ऑन बिहाफ फॉर द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ अ ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ अ ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। All distribution must be up to the extent of accumulated profit possessed by the company at the date of distribution. वो कहता है जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस की हैं आपने, अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की हद तक की हैं तो वो डिविडेंड समझा जाएगा। सर जी, अब 7 बातें उसने डिविडेंड की कही हैं। एसेट्स को तकसीम किया, या डिबेंचर्स को तकसीम किया, या लिक्विडेशन के मौके पे तकसीम किया, या रिडक्शन ऑफ कैपिटल के मौके पे तकसीम किया। प्राइवेट कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को लोन देगी तो वो डिविडेंड समझा जाएगा। अब ये सचमुच का डिविडेंड नहीं है, कंपनी ने लोन दिया अपने शेयर होल्डर को, उसे क्या समझा जाएगा? डिविडेंड समझा जाएगा। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर के फायदे के लिए पैसे खर्च कर रही है तो वो डिविडेंड समझा जाएगा। फॉरेन कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिविडेंड समझा जाएगा। सर ये मेरी बात सुनो, ये सब कुछ लिखा हुआ है, अगर ये फॉरेन कंपनी है तो ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसे क्या समझा जाएगा? डिविडेंड। यार मेरी बात पिक कर रहे हो? अगर वो फॉरेन कंपनी होगी तो उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिविडेंड समझा जाएगा। तो भाई 4 बातें मैंने तकसीम की है, एसेट, डिबेंचर, लिक्विडेशन के मौके पर, रिडक्शन के मौके पर, लोन दी है या अमाउंट खर्च की है, किसके फायदे के लिए? शेयर होल्डर के फायदे के लिए। किसने की है? प्राइवेट कंपनी ने की है। 4 और 2 6, और फॉरेन कंपनी का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट क्या, जितना भी खर्चा किया किस में से किया? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से किया हो, रिजर्व्स में से किया हो, वो पैसा जो है वो तो वो डिविडेंड समझा जाएगा। किसको डिविडेंड नहीं समझा जाएगा? वो कहते हैं अगर फॉरेन कंपनी, पहली बात ये समझो, अगर फॉरेन कंपनी से, मैं चौथा पॉइंट पढ़ाने लगा हूं, टोटल पावर को
पाकिस्तान में कंपनी है लेकिन है फ्रांस की, ऑयल एक्सट्रैक्शन की कंपनी है। इनको जब पता चला कि हमारे आफ्टर टैक्स प्रॉफिट को आप क्या ट्रीट करेंगे, डिविडेंड ट्रीट करेंगे, इन्होंने कहा हम जा रहे हैं छोड़ के। तो उन्होंने कहा भाई ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। ऑयल एक्सट्रैक्शन वाली जो कंपनीज हैं, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन प्रोडक्शन वाली कंपनीज पर ये वाला रूल अप्लाई, फॉरेन कंपनी जो पेट्रोलियम से रिलेटेड है उस पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, अगर लोन को डिविडेंड तस्वुर कर लिया गया था, अगर लोन को डिविडेंड तस्वुर कर लिया गया था और बाद में सचमुच का डिविडेंड दे दिया तो उसे डिविडेंड तस्वुर नहीं करेंगे। सर ये पॉइंट पढ़िएगा, सब्सिक्वेंट डिविडेंड इफ द पेमेंट इज सेट ऑफ अगेंस्ट द लोन ऑलरेडी ट्रीटेड एज डिविडेंड। लोन को डिविडेंड ट्रीट कर लिया था, क्या था, उसके बाद सब्सिक्वेंट डिविडेंड दिया, उससे डिविडेंड तस्वुर नहीं किया जाएगा। अब एक एग्जांपल लो, सर जी 100 रुपए का लोन था, सब्सिक्वेंटली डिविडेंड आ गया 100 रुपए का, तो इसको डिविडेंड तस्वुर नहीं किया गया। 100 रुपए का लोन था, सब्सिक्वेंटली डिविडेंड आ गया 150 रुपए का, तो भैया 100 को डिविडेंड तस्वुर नहीं करेंगे, ऊपर वाले 50 को तो डिविडेंड तस्वुर करेंगे और उस पर टैक्स काट के पेमेंट करेंगे। और सर जी मेरी बात समझ आ रही है, ये वो बात करें, सब्सिक्वेंट डिविडेंड जो एडजस्ट होने के बाद रह गई है उसको डिविडेंड तस्वुर किया जाएगा, लेकिन जो एडजस्ट हो जाए उसको डिविडेंड तस्वुर नहीं। सर जी प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे दो डिविडेंड, पढ़ाया ना, लेकिन प्राइवेट कंपनी का काम ही लेंडिंग का करती हो, प्राइवेट कंपनी को लोगों को उधार देने का काम ही करती हो, अगर वो अपने शेयर होल्डर को लोन दे दे तो उसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। लोन और एडवांस बाय प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व इन लेंडिंग बिजनेस, तो इसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। सर ये तीसरी बात थी। चौथी बात, जी अब मेरी बात जरा आराम से सुनो। कंपनी बंद हो रही है, कंपनी की लायबिलिटी थी 70 रुपए की, टोटल एसेट्स कितने के थे, एसेट से 100 रुपए के, लायबिलिटी थी 70 रुपए की, बकाया कितने बच गए, 30 बच गए। ये 30 एसेट, इसको कहते हैं सरप्लस एसेट। इस सरप्लस एसेट का हकदार कौन होगा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होगा, ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर। यार मेरी बात भी कर रहे हो, सरप्लस एसेट का हकदार ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर नहीं होता। अब मेरी बात सुनो, वो कहता है अगर आप तकसीम कर रहे हो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के मौके पर, रिडक्शन ऑफ कैपिटल के मौके पर या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के मौके पर, और जो पैसे दे रहे हो किसी ऐसे बंदे को दे रहे हो जो सरप्लस एसेट का हकदार नहीं है, तो इसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। यानी अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर को सरप्लस एसेट दे रही है, नहीं सॉरी, इन लोगों को कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो जो लिक्विडेशन के मौके पर सरप्लस एसेट के हकदार नहीं है, तो फिर इसको डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। डिविडेंड सिर्फ उसको समझा जाएगा जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। समझ आ रही है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर को कंपनी के बंद होने पर, रिडक्शन ऑफ कैपिटल के मौके पर, ये रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के मौके पर जो पैसा दिया जाएगा उसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। सर जी वो कहता है डिविडेंड पर कौन से रूल, वो आपसे पूछे डिविडेंड पर कौन से रूल लगेंगे, तो एफटीआर वाले रूल लिख दो, सारे एफटीआर वाले सारे रूल लिख दो। एक बड़ी डिफरेंस ही बात है वो आपसे करनी है और फिर आगे चलेंगे। सर वो बात ये है कि अगर एक बंदे ने लोन लिया है प्राइवेट कंपनी से, कितने का लोन लिया है, 100 रुपए का,
तो शेयर होल्डर अगर प्राइवेट कंपनी से लोन लेगा तो उसे क्या ट्रीट किया जाएगा? डिविडेंड। उसे पैसे मिलेंगे 85 और 15 रुपए का टैक्स कट जाएगा। यार डिविडेंड के तौर पे ट्रीट करेंगे तो टैक्स डिडक्शन होगी ना। वो कहते हैं 100 रुपए का लोन लिया था, 15 रुपए का टैक्स कट गया, 85 मुझे मिले। यही बाद में जब मैं कंपनी को वापस करूंगा तो कितने करूंगा? 100 रुपया पूरा वापस करना पड़ेगा। तो भाई जब वापस करूंगा तो पूरा 100 करूंगा, तो 15 रुपए कहां से मिलेंगे? ये 15 रुपए मुझे एफबीआर से वापस मिलेंगे। ये 15 रुपए मुझे एफबीआर से वापस मिलेंगे। ये वाली बात वो कर रहा है कि जनाब वेयर एनी एडवांस लोन इज रीपेड बाय द शेयर होल्डर टू अ प्राइवेट कंपनी, तो वो एंटाइटल्ड होगा कि रीफंड ले ले टैक्स पेड बाय हिम एज अ रिजल्ट ऑफ द लोन। तो भाई वो रीफंड ले ले। अब सवाल ये कि सर आपने तो अभी पढ़ाया था कि एफटीआर के अंदर रीफंड नहीं होता, तो फिर ये रीफंड ले ले, तो ये क्या बात हुई? सर जी ये एक्चुअल डिविडेंड नहीं है बल्कि ट्रीटेड एज डिविडेंड है। इस वजह से यहां पर ये जो पैसे इजाफ जो टैक्स कटा होगा ये एफबीआर से रीफंड मिल जाएगा। बाकी वही असूल है, डिविडेंड ग्रॉस बेस पर होगा, कोई खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। जो टैक्स कटेगा वो फाइनल टैक्स होगा। और जो अगर आपने लोन लिया था और लोन को डिविडेंड ट्रीट कर लिया गया, आपने लोन रीपे कर दिया, तो जो टैक्स कटा होगा वो एफबीआर से रिफंड हो जाएगा। सर फी फॉर टेक्निकल सर्विस, फी फॉर टेक्निकल सर्विस कोई भी मैनेजेरियल या टेक्निकल या कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना और उसके बस पैसे लेना, वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस है। लेकिन अगर आप नौकरी कर रहे हैं और सैलरी ले रहे हैं तो वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस नहीं होगा। या आप कोई ठेके का काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन असेंबली का कोई काम कर रहे हैं, तो वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस नहीं होगा। किसी कोई रॉयल्टी, कोई राइट आपको मिल रहा है, कोई यूज ऑफ राइट के अगेंस्ट कोई पैसे मिल रहे हैं, कोई आर्टिस्टिक काम किया उसके वजह से कोई पैसे मिल रहे हैं, कोई किताब बना लिखी है, फिल्म बनाई है, फिल्म ना कि यूट्यूब पर वीडियो बनाई है ये कह लीजिए, या ये कीजिए कि कोई इमेजेस आपने बनाए हैं, कोई आर्ट वर्क है जिसके वजह से आपको पैसे मिल रहे हैं। सर कोई नॉलेज है, कमर्शियल इंडस्ट्रियल नॉलेज है, कोई तरीकेकार है, कोई इक्विपमेंट इस्तेमाल करने का तरीका है या उसका राइट है, या किसी चीज को इस्तेमाल करने के हवाले से आपने उसको मदद की है, कोई भी ऐसा काम किया और उसके एवज आप पैसे ले रहे हैं, तो वो रॉयल्टी है। मैं वीडियो बनवाता हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड करवाता हूँ और उसके एवज पैसे लेता हूँ, ये पैसे रॉयल्टी की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। अब इसमें जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना, वो इस लाइन में आती है। पहली तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिनेमेटोग्राफ फिल्म जो सिनेमा में मूवी लगती है उसके वजह से जो पैसे मिलते हैं वो रॉयल्टी नहीं होती। पहली तो बात आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि जो अनयूजुअल बातें हाईलाइट ज्यादा वो करूँ, बाकी तो बातें बिल्कुल नॉर्मल लिखी हुई हैं। कोई लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क पेटेंट कॉपीराइट के अगेंस्ट या विजुअल इमेज बनाया उसके अगेंस्ट को पैसे मिल रहे हैं, या गाना है, कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, कोई किताब लिखी हुई है, कोई आर्ट वर्क किया हुआ है, उसके वजह से कोई पैसे मिल रहे हैं। हाँ मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाई, अब वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी मैंने बताया, कैमरा भी मैंने बताया, सब कुछ रिकॉर्ड भी मैंने खुद करवाया, तो मैं उसके अलग से चार्जेस लेता हूँ। जो वीडियो मेरी रिकॉर्ड करा के नियर पे चल रही उसके पैसे अलग हैं, और ये जो मैंने उनको असिस्टेंस दी है कैमरे की, सॉफ्टवेयर एडिटिंग सॉफ्टवेयर की, बाकी सारी ये जो मैं एडिशनल असिस्टेंस दे रहा हूँ, ये इसके एवज जो पैसे लूंगा ये भी रॉयल्टी में जाएगा। तो भैया अगर मैंने कोई असिस्टेंस प्रोवाइड की है जो कि उस रिकॉर्ड करने के लिए या उसको बेचने के लिए इंपॉर्टेंट थी, तो उसके वजह से जो पैसे लूंगा वो भी रॉयल्टी होंगे। एक केस ही होता है कि मैं किताब लिखता हूँ और मैं किताब कह देता हूँ भाई ये मेरी किताब है, जितनी किताबें बिकेंगी पर किताब एक फिक्स अमाउंट मुझे दे देना। और एक केस होता है मैंने किताब लिख के दे दी है 20 लाख रुपए की, वो चाहे अब इसको
1000 कॉपियां छापे या 50,000 कॉपियां छापे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर समझ आ रही? ये दोनों केसेस में रॉयल्टी है। आप बाज़ प्रॉपर्टी या राइट को डिस्पोज ऑफ करके जो पैसे देते हैं तो वो भी रॉयल्टी होती है। सर रॉयल्टी में ये सारी बातें शामिल हैं। टैक्स ऑन सर्टन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट। सर जी रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस ये दोनों क्या है? अगर ये नॉन रेजिडेंट है तो ये FTR आइटम्स 15% के हिसाब से टैक्स ले। लेकिन अगर कोई रेजिडेंट करे, अगर कोई रेजिडेंट करे तो वो NTR होता है और इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा। हाँ अगर कोई एम्प्लॉय की हैसियत से करे तो वो तो जनाब रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विस होगी नहीं। और इसमें एक और बात ये है, आपने कोई ऐसी सर्विस ली है जिस पे टैक्स लगता ही नहीं है तो जाहिर बात है वो भी FTR नहीं होगा। तो भाई नॉन रेजिडेंट अगर रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विस ले तो वो FTR होगा, 15% के हिसाब से टैक्स लगेगा। कोई रेजिडेंट ले और वो बिजनेस कर रहा हो तो वो NTR होगा और इनकम फ्रॉम बिजनेस में फॉल करेगा। ये मेन बात है। अगर कोई नॉन रेजिडेंट बंदा पाकिस्तान में इदारा बना ले, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के जरिए बिजनेस कर रहा हो तो वो भी फिर FTR नहीं होगी बल्कि NTR होगी और इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगी। है नॉन रेजिडेंट लेकिन उसने क्या कर लिया है? परमानेंट इदारा बना लिया। अब उसके अगेंस्ट जो पैसे कमाएगा वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा, वो FTR नहीं होगा। सर मिनिमम टैक्स रिजीम को तो मैं आपको पता है चैप्टर 7-8 के बाद करवाता हूं। वुमेन एंटरप्राइज, वो एंटरप्राइज जिसकी मलकियत औरतों के पास हो, वो एंटरप्राइज जिसकी 100% मलकियत औरतों के पास हो। सो प्रोप्राइटर है तो औरत हो, पार्टनरशिप है तो सारे पार्टनर्स औरत हैं, शेयर कंपनी है तो सारी शेयर होल्डिंग औरतों के पास हो, उसको वुमेन एंटरप्राइज कहते हैं। वुमेन एंटरप्राइज जो होती है उसको 25 जितनी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसको 25% क्या हो जाएगी? रियायत हो जाएगी या टैक्स लायबिलिटी कम कर दी जाएगी, रिड्यूस बाय 20। लेकिन ये वो वाला इदारा होना चाहिए जो कि जुलाई 2021 के बाद बना हो और वो रिकॉन्स्टिट्यूशन या स्प्लिटिंग अप से ना बनाओ बल्कि एक नया इदारा हो। लो सर हमारा लास्ट एरिया चैप्टर 4 का और वो है अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट कहते हैं तकसीम करने को। अब आज आपके साथ ये अपोर्शनमेंट की बात करूंगा तो आज आपका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है और आज आपको पता है यार जब एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम होते हैं और एक्सपेंस कॉमन होता है तो हम उसे तकसीम कर देते हैं। जब स्पेकुलेशन नॉन स्पेकुलेशन होता है तकसीम कर देते हैं। जब पाकिस्तान सोर्स इनकम फॉरेन सोर्स इनकम होता है तो भी खर्चा यार करते हो ना, ये तकसीम। NTR FTR होता है तकसीम करते हो सर, तब भी तकसीम होता है। तो वो ये कहता है अपोर्शनमेंट कहते हैं तकसीम करने को। और ये जब एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम हो तब भी तकसीम होता है, जब NTR FTR हो तब भी तकसीम होता है, जब एक ही हेड ऑफ इनकम हो जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस है लेकिन उसमें कुछ स्पेकुलेशन है कुछ नॉन स्पेकुलेशन है तो उस वक्त भी क्या होता है? कॉमन खर्चा तकसीम हो जाता है। तो भाई जब भी खर्चा कॉमन हो उसे तकसीम करना हो तो बड़ा क्लियरली देखेंगे जनाब आप खर्चे को तकसीम कर रहे हैं तो क्या इनकम कमाने में उस खर्चे का कोई ताल्लुक था भी या नहीं था। ठीक हो गया। हमने एग्जांपल दी थी कि जनाब एक ड्राइवर है वो उबर भी चलाता है और वो बिजनेस की डिलीवरी भी देता है तो उसकी जो सैलरी है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में से भी माइनस होगी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से भी माइनस होगी। ठीक हो गया ना। तो वो दोनों काम कर रहा होता है लेकिन उसकी सैलरी कैपिटल गेन में से लेस नहीं होगी क्योंकि उस ड्राइवर ने कैपिटल शेयर को खरीदने या बेचने के हवाले से तो उसका कोई काम नहीं है। तो जो रिलेटेड खर्चा है वो रिलेटेड इनकम में से ही माइनस होना चाहिए। और मैं हमेशा इसको पढ़ाने के लिए मिसाल देता होता हूं कढ़ाई वाली कि भाईजान वो 3 दोस्त मिलके कढ़ाई खाने चले गए तो 3000 रुपये का बिल बना तो पर पर्सन 1-1000 रुपया दे दिया। लेकिन जब यही दोस्त मिलकर चिकन नान खाने गए तो एक दोस्त ने जो है वो 2 नान खाए बाकी दोनों ने 1-1 नान खाया।
तो फिर अब ये बिल तो मिसाल के तौर पे वहां पर 3200 का बना है, तो अब ऐसा नहीं होगा कि डिवाइड बाय 3 हो जाए। अब जिसने 2 नान खाए हैं वो 1600 देगा, जिसने एक एक खाया वो 800 देगा। यार मेरी बात समझ आ रही है? चिकन नान का केस है एलोकेशन का, और कढ़ाई का केस है अपॉर्शनमेंट का। तो भाई जहां पर चीजों को तकसीम करना होता है, एक्सपेंस कॉमन होता है, एलोकेट नहीं हो सकता, उसे अपोर्शन करते हैं। जहां पर एलोकेट हो सकता है वहां पर अपोर्शनमेंट की जरूरत नहीं। नो सर, any expenditure deduction and allowance that are incurred for particular class of income shall be allocated या apportioned to that class only. A common expenditure shall be apportioned among each class of income according to the following formula. सर जी फॉर्मूला के किस फॉर्मूले के तहत तकसीम होता है? सर इनकम रिसीट ऑफ क्लास ऑफ इनकम, रिसीट ऑफ ऑल क्लास ऑफ इनकम मल्टीप्लाई बाय द एक्सपेंस। रेवेन्यू की बेस पर पोर्शन कर देते हैं, और वो कहते हैं कि इस अपोर्शनमेंट को कौन चेक करेगा? कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू चेक करेगा। पहले तो सर्टिफाई करता है चार्ट अकाउंटेंट, फिर उसको चेक करेगा कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। अगर 10% से कम का फर्क होगा तो इग्नोर कर देगा, अगर 10% से ज्यादा का फर्क होगा तो वो जो सर्टिफिकेट है उसको कबूल नहीं करेगा कमिश्नर। जब आप रेवेन्यू को नेट बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं, जब आप रेवेन्यू को नेट बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं तो फिर आपका अपॉर्शनमेंट का फॉर्मूला ग्रॉस रिसीट की बजाय ग्रॉस प्रॉफिट से तब्दील हो जाता है। सर जी मैंने ये बात आपको ऐसे पढ़ाई थी कि मुझे याद है मैंने कहा था कि ये एक मार्कर है और ये मार्कर फॉर एग्जांपल 100 रुपए का है। मैंने एक लड़के को कहा कि ये मार्कर बेचो, 10 रुपए तुम्हारी कमीशन है। तो वो दिन में उसने 10 मार्कर बेचे। तो एक ऑप्शन तो ये है कि मैं रिकॉर्ड अपनी सेल ही रिकॉर्ड करूं 100 में से 10 रुपए की कमीशन लेस करने के बाद 90 से, और फिर उससे 10 से 900 रुपए की सेल रिकॉर्ड करूं। और एक तरीका है कि मैं सेल अपनी 1000 रुपए की पूरी रिकॉर्ड करूं और 100 रुपए के एक्सपेंस रिकॉर्ड करूं। यार मेरी बात समझ आ रही है? ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं सेल पूरी 1000 रुपए की और 100 रुपए के एक्सपेंसेस को कहते हैं ग्रॉस बेसिस पर रिकॉर्ड करना, और दूसरे केस में जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इसको कहते हैं नेट बेसिस पर रिकॉर्ड करना। इसको कहते हैं नेट बेसिस पर रिकॉर्ड करना। अच्छा जनाब, अब आगे क्या कहना था मैंने? अब अगर आपने अपने रेवेन्यू को नेट बेसिस पर रिकॉर्ड किया हुआ है, अगर आपने अपने रेवेन्यू को नेट बेसिस पर रिकॉर्ड किया हुआ है तो फिर अपॉर्शनमेंट का फॉर्मूला ग्रॉस शीट की बेस पर क्या होगा? ग्रॉस शीट नहीं होगा बल्कि ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और अगर आपने ग्रॉस बेसिस पर रिकॉर्ड किया हुआ है तो इसी फॉर्मूला का होगा ग्रॉस शीट फॉर क्लास ऑफ इनकम डिवाइडेड बाय ग्रॉस शीट फॉर ऑल क्लास ऑफ इनकम। ये बात वो कह रहे हैं कि अगर नेट बेसिस पर रिकॉर्ड किया हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट की बेस पर पोर्शन करेंगे, और अगर ग्रॉस बेसिस पर रिकॉर्ड किया हुआ है तो ग्रॉस शीट की बेस पर एक्सपेंसेस को पोर्शन करेंगे। आपको एक बात बताऊं, ये नीचे उसने सारी तरह के इनकम लिखी, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, सेपरेट ब्लॉक आइटम, एग्जेम्प्ट, और यही टोटल इनकम में यही सभी चीजें होती हैं। आज आपने न्यूमेरिकल किए हुए हैं, आज आपको पता है इनकम में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फेयर मार्केट वैल्यू में 4 बातें। बात नंबर 1, वो वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू से मुराद है वो वैल्यू जिस बेस पर, फेयर मार्केट वैल्यू से मुराद है वो वैल्यू जिस पर मार्केट में कोई चीज बिक जाती है उसे फेयर मार्केट वैल्यू कहते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड विदाउट हैविंग रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर, इट इज नॉट कन्वर्टेबल टू
कैश। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर है और वो कन्वर्टेबल टू कैश नहीं। A fair market value shall be determined without having regard to restriction on transfer. It is not convertible into cash. Where the price referred above cannot be determined ordinarily, the board may determine fair market value of the immovable property of that area. वो कहते हैं अगर प्राइस सही तरीके से डिटरमिन नहीं हो पाई तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो वो कौन डिटरमिन करेगा? बोर्ड। और अगर बोर्ड भी डिटरमिन ना कर सके तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो स्टैम्प पेपर के हवाले से जो रेट होगा वही रेट उसका फेयर मार्केट वैल्यू का होगा। तीन बातें कही हैं, ऊपर वाली दरमियान वाली बात मैंने भी नहीं की। जितने का मार्केट में बिक जाए वो फेयर मार्केट वैल्यू। इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू बोर्ड बताएगा, बोर्ड ना बता सके तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो रेट बताएगा वही रेट होगा। हाँ, दूसरी बात, जब फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे टैक्स के हवाले से तो रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर या कन्वर्टेबल इनटू कैश का ना होना, इस पहलू को कंसिडर नहीं करेंगे। अगर कोई चीज कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है या किसी चीज की ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन है, इसकी वजह से जो फेयर मार्केट वैल्यू में तब्दीली आएगी वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो भाई ये है 10.2 फेयर मार्केट वैल्यू। अच्छा जी, रिसीट ऑफ इनकम कब समझा जाएगा? पैसे वसूल हो गए जब एक्चुअल में मैंने पैसे वसूल कर लिए, जब मेरे कहने पर मेरे एम्प्लॉयर ने किसी दूसरे को दे दिए और जब उन्होंने मुझे फोन करके कह दिया कि आपका चेक आ गया ले लें, समझा जाएगा मैंने पैसे वसूल कर लिए। हाँ, एक चीज और बड़ी अहम है, अगर 100 रुपए मेरी सैलरी और 10 रुपए टैक्स कटने के बाद मुझे 90 मिले तो क्या समझा जाएगा मैंने कितने पैसे वसूल किए? 90 या 100 रुपए। वो जो 10 रुपए कानून के कहने पर मेरे एम्प्लॉयर ने काटे हैं ना, समझा जाएगा वो मैंने वसूल किए। ये लिखा हुआ है, अप्लाइड ऑन बिहाफ अंडर एनी लॉ। तो ये 1 लाख रुपए की सैलरी है, 10,000 रुपए कटने के बाद 90,000 रुपए मुझे मिलते हैं, क्या समझा जाएगा मैंने कितने वसूल किए? मैंने पूरा 1 लाख वसूल किया। और ये जो डिडक्ट हुए हैं ये अंडर लॉ हुए। सर जी, मैंने 2023 में परचेजेस की थी, 2024 में परचेज रिटर्न हो गई। 2023 में परचेज की थी, 2024 में परचेज रिटर्न हो गई। तो अगर पैसे रिकवर हो गए तो जनाब 2023 में वो खर्चा था, 2024 में वो दोबारा इनकम में शामिल हो जाएगा। पैसे नहीं रिकवर हुए, मैं उसकी मोटरसाइकिल उठा के ले आया, तो भैया जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी मोटरसाइकिल की वो समझा जाएगा कि उतने पैसे रिकवर हो गए हैं। ये रिकॉर्ड एक्सपेंसेस की बात की है मैंने, ये रिकॉर्ड एक्सपेंसेस की बात की है। अच्छा जनाब, टैक्स में करेंसी ना डॉलर चलती है ना यूरो चलती है। टैक्सेबल इनकम निकालना है तो पीकेआर। अगर आपने कोई मशीन इंपोर्ट किया हो तो पाकिस्तानी रुपये में की नहीं, डॉलर में किया तो उसका रेट ले लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। किस रेट पर? सर जी, स्टेट बैंक जो रेट कह रहा है वो जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है उस दिन के स्टेट बैंक के रेट पर। सर जी, अगर हेड ऑफ इनकम सीज हो जाता है, सर हेड ऑफ इनकम एक बंदा है वो नौकरी कर रहा था, उसने नौकरी छोड़ दी और अपना कारोबार शुरू कर दिया है, तो नौकरी, अब उसका नौकरी का हेड ऑफ इनकम सीज हो गया और अब उसका इनकम फ्रॉम बिजनेस चल रहा है। 1-2 साल बाद उसका एम्प्लॉयर उसको 1 लाख रुपए का फायदा देता है। अब उसके एम्प्लॉयर ने जिसको 1 लाख रुपए का फायदा दिया तो वो उसकी हेड ऑफ इनकम सैलरी में ऐसे टैक्स होगा जैसे वो हेड ऑफ इनकम कभी सीज हुआ ही नहीं। बिल्कुल यही बात हम उसके हवाले से भी पढ़ाते हैं। अगर कोई बंदा कारोबार कर रहा था, उसका कारोबार जल गया, उसकी दुकान पर आग लग गई, 1 साल बाद इंश्योरेंस क्लेम मिला, इंश्योरेंस क्लेम उसकी इनकम में शामिल हो गया, ऐसे टैक्स होगा जैसे वो कारोबार कभी बंद हुआ ही नहीं था। सर जी,
एक इनकम को 2 बार टैक्स नहीं करना और एक खर्चे को 2 बार इनकम में से माइनस नहीं करना। अगर आप इनकम सेल की बेस पर रिकॉर्ड कर रहे हो तो जब कैश वसूल होगा तो इनकम रिकॉर्ड नहीं करोगे। ये ना हो कि एक बार आपने जब सेल की तब रिकॉर्ड कर लिया और एक बार जब कैश वसूल हुआ तब रिकॉर्ड कर लिया, ऐसे नहीं करते। अगर रिसीवेबल बेस पर इनकम रिकॉर्ड करें तो रिसीट बेस पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और अगर रिसीट बेस पर इनकम रिकॉर्ड करें तो फिर रिसीवेबल की बेस पर इनकम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सेम इसी तरह अगर पेबल की बेस पर एक्सपेंस रिकॉर्ड करें तो पेड की बेस पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और अगर पेड की बेस पर एक्सपेंस रिकॉर्ड करें तो पेबल की बेस पर एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सर ये सारी डिस्कशन थी चैप्टर नंबर 1 और 4 की, मैंने आपके साथ कर दी। इंशाल्लाह 10 मिनट की एक ब्रेक कर लेते हैं, 1:15 पर फिर हम ज्वाइन करते हैं आज दोबारा चैप्टर 5 के लिए, और इंशाल्लाह फिर चैप्टर 5 को वाइंड अप करते हैं। हम थोड़ा सा, मैंने चीज़ों को डिटेल में बताने के लिए हर चीज़ कोशिश की है, मैं मैक्सिमम डिटेल आपके साथ डिस्कस करूं। सिर्फ 10 मिनट की ब्रेक है, वो कर लीजिए, उसके बाद हम सैलरी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। 10 मिनट की ब्रेक कर लीजिए।